हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको पता है कि जूनियर स्टूडेंट के एग्ज़ाम आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो उसी की तर्ज पे हमने एक सिलेबस बनाया है जिसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। तो मेरा नाम है विक्रांत शंडल। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा के रखी है, जिससे आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर के हार्डवेयर किस कौन से आपको दिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा तो आप सबको पता ही है, अभी इतने बड़े तो आप हो ही गए हो कि आपको सबको पता ही है, पर फिर भी यहाँ पे एक पिक्चर से हमारा क्या माइंड बन जाता है, एक देखने का नजरिया बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हमने लिया पहले आर्किटेक्चर टाइप्स। अब आर्किटेक्चर टाइप में पहले क्या हमारे पास CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जिसका मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे कि x86 आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलती हैं। फिर देन नेक्स्ट हमारे पास RISC, यानी कि रिस्क करते हैं जिसको हम रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सिंपलर इंस्ट्रक्शन, यानी कि आसानी से हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को। फोकसिंग ऑन स्पीड, जिसमें हमने स्पीड पर फोकस किया है, लाइक ARM स्ट्रक्चर। अब कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसमें? पहला कंपोनेंट है इसमें ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, जैसे मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ठीक है। उसके बाद लॉजिक लगाएंगे हम, इफ एल्स के, ठीक है। वो ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे परफॉर्म होते हैं ALU के अंडर। उसके बाद देना हमारा कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर एंड कोऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ऑपरेशंस के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल करता है और प्रोसेसर को बताता है कौन सी इंस्ट्रक्शंस को हमें कोऑर्डिनेट करना है, ठीक। देन हमारे पास परफॉर्मेंस फैक्टर्स। पहला हमारे पास क्लॉक स्पीड, मेजर्ड इन GHz, इनके गीगाहर्ट्ज में। हायर क्लॉक स्पीड्स जनरली मीन फास्टर प्रोसेसिंग। इसका मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट काम हम कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। हार्डवेयर ऐसे से बनाए बन चुके हैं आज के टाइम में, इनके जरिए हम बहुत सारे काम जो बहुत फास्टली तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कैश मेमोरी, स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल क्या होती है हमारी? टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें अगर डेट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा, जो कि हमें बहुत तेजी का डेटा में एक्सेस करने को मिलता है। जैसे CPU के अंदर देखने को मिलता है हमें L1, L2, L3 कैश लेवल्स होते हैं। तीन तरह के लेवल होते हैं इसके, एक L1, L2 और L3 का। और आपको मैं बता दूं, ये CPU और रैम के बीच में पड़ी होती है। कैश मेमोरी क्या होती है हमारी? CPU और रैम के बीच में पड़ी होती है, इन वर्चुअल मैनर, ना कि फिजिकल मैनर। फिजिकल मैनर में नहीं होती है ये, वर्चुअली होती है, जो हमारे डेटा को जल्द से जल्दी हमारे डेटा को हमें एनालाइज करके हमें प्रोवाइड करता है, ठीक। उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। देन नेक्स्ट हमारे पास मेमोरीज, ठीक है। अब मेमोरीज देखिए, पिक्चर आपके सामने लगा रखी है, ये पहले रैम की है, देन आगे बहुत सारी मेमोरीज आपके सामने दी हुई है यहाँ पर। देन ये हमारी होती है हार्ड ड्राइव, ठीक। हार्ड ड्राइव देखिए, पहला हमारा मेमोरी में टाइप्स ऑफ रैम। रैम के टाइप होती है, एक डायनेमिक रैम होती है और एक स्टैटिक रैम होती है। डायनेमिक रैम जो होती है नीड्स टू बी रिफ्रेश थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकंड, यानी कि हर सेकंड में उसको 1000 बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, 1000 बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन हमारे पास आती है स्टैटिक रैम, फास्ट एंड मोर एक्सपेंसिव। ये बहुत तेज होती है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, इससे बहुत सारा पैसा हमारा लगता है। यूज फॉर कैश मेमोरी, किसके लिए यूज की जाती है? कैश मेमोरी के लिए। इसलिए मैंने को बोलता, एक वर्चुअली मेमोरी होती है, कैश मेमोरी की वर्चुअली मेमोरी होती है, जो रैम और CPU के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब रोल ऑफ मेमोरी इन परफॉर्मेंस, अब इसका रोल क्या है परफॉर्मेंस में? मोर रैम अलाउज फॉर बेटर मल्टीटास्किंग एंड स्मूथर ऑपरेशंस ऑफ एप्लीकेशंस। बहुत सारी रैम हमें चाहिए होती है मल्टीटास्किंग करने के लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी मल्टीटास्किंग करने के लिए, यानी कि एक टाइम पे हम बहुत सारा काम कर सकें एंड स्मूथ ऑपरेशंस, और आसानी से हम हमारे काम को चला सकें, जो भी हम एप्लीकेशंस अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। देन थर्ड वन है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें पहला हमारा था HDD वर्सेस SSD, हार्ड ड्राइव डिस्क वर्सेस सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए, HDD का यूज होता है, यूजेस स्पिनिंग डिस्क एंड मूविंग रीड राइट हेड, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एट अ लोअर कास्ट बट स्लोअर एक्सेस। देखिए, HDD आपने देखी होगी, पहले पहले जमाने में इस तरह से डिस्क आती थी, CD DVD आती थी, जो अभी भी चल रही है, बट पहले के जमाने में बहुत ज्यादा यूज होती थी। उसके लिए हमारे पास HDD का यूज किया गया था, जो डिस्क को घुमाती थी, और जो भी हमारा जो है से, अगर हमको रीड करना है, यानी कि हमें चीज देखनी है, पिक्चर देखनी है, और हमें उसके डिस्क के अंदर कुछ स्टोर करवाना है, ठीक है, रीड एंड राइट उसी के लिए यूज किया गया। कुछ देखना है या कुछ उसके अंदर कुछ स्टोर करवाना है, उसके लिए हमारे पास HDD का यूज किया जाता था। HDD SSD uses फ्लैश मेमोरी विद नो मूविंग पार्ट्स, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता इसके अंदर, सिग्निफिकेंटली फास्टर, बहुत ज्यादा तेज होती है, मोर ड्यूरेबल बट जनरली मोर एक्सपेंसिव। लेकिन ये क्या होती है? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज्यादा। जब फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है, बहुत स्लो हो गया है, तो चलने में बहुत देर लगा रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप SSD का यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को और फास्ट बनाने के लिए, ठीक है? ताकि अगर आप एक एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, और वो ओपन होने में लगभग 5 मिनट, 10 मिनट, या कभी कभी 3-4 मिनट लगा लेती है,
उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए इस एसएसडी का यूज किया जाता है, जो कि आपको लगभग एक्सपेंसिव पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है ये, इसलिए ठीक है। देन लास्ट वन है हमारे पास फाइल सिस्टम, एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, सपोर्ट्स लार्जर फाइल्स, परमिशंस एंड जर्नलिंग। इसका इस्तेमाल किया गया बड़ी बड़ी फाइल को स्टोर करने के लिए, परमिशंस लेने के लिए और जर्नलिंग करने के लिए। FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल, FAT का मतलब क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, और 32 बताया हुआ है। कंपैटिबल विद मेनी सिस्टम बट हैज ए 4 GB फाइल साइज लिमिट। बोल रहा है कि बहुत सारे सिस्टम के साथ ये यूज हो सकती है, लेकिन इसकी जो लिमिट होती है वो सिर्फ होती है 4 GB की, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड देखिए, आप सामने पिक्चर पड़ी है। मदरबोर्ड क्या होता है, जैसे हमारे हड्डियों में ढांचा होता है ना, ह्यूमन स्केलेटन होता है, सेम ये मदरबोर्ड वही काम है हमारा। एक तरह से कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, जिसके अंदर हमारी हर एक पार्ट जुड़ा होता है, हर एक कनेक्शन जो है हमारे मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए, पहला है हमारे पास चिपसेट, मैनेजेस डाटा फ्लो बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स होते हैं बहुत सारे जो कनेक्शन हैं, ठीक है, जैसे यूएसबी पोर्ट हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन पोर्ट हो गया, हेडफोन पोर्ट पोर्ट हो गया, ठीक है। वो सारा पोर्ट जो है हमारा पेरिफेरल्स के अंदर कहलाता है। देन मेमोरी, देन प्रोसेसर को डेटा को फ्लो करने के लिए वो उसका चिपसेट का यूज किया जाता है। चिप्स यानी कि ये चिप्स, ये आपको दिख रही है चिप, ये वाली, ठीक है जी। तो BIOS oblique UEFI, firmware that initializes hardware during the boot process and provides runtime services। देखिए, BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कहने का मतलब है कि जब भी आपका भी सिस्टम अपने को, जब सिस्टम ऑफ होता है तो जब हम उसको वापस ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, जो पहले जो प्रोसेसिंग आपके सामने दिखाती है, विंडोज ऑन होती है, विंडोज का सिंबल आता है, उसको बोला जाता है बायोस, ठीक है। यानी कि स्विच ऑन करना हमारे कंप्यूटर को, ताकि हम उसकी डेस्कटॉप तक पहुंच सके, उसको बोलते हैं हम बायोस, ठीक है। पावर ऑफ के बाद जब पावर ऑन करते हैं, तो जो पहली जो स्क्रीन आपको सामने दिखती है विंडोज होता है, और उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं बायोस। देन पासवर्ड लगा के हम अपना सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज पावर सप्लाई यूनिट, यानी कि PSU। ये आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर लास्ट पिक्चर मैंने आपको लगाई, इसको बोलते हैं PSU। देखिए, ये आपने कई बार देखा होगा, CPU के पीछे एक फैन लगा होता है, ठीक है। इस यही फैन जो होता है हमारे क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जो कि करता है हमारी पावर सप्लाई करता है। पावर सप्लाई का ऑप्शन हमारे यहीं पर दिया गया है, ठीक है। पावर सप्लाई यानी कि ये हीट को, जितनी भी हीट जो कंप्यूटर से जनरेट होती है उसको बाहर फेंकता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या है, वेटेज डिटरमाइंस हाउ मच पावर द सिस्टम कैन ड्रॉ। ये हमें ये बताता है कि सिस्टम को कितनी पावर चाहिए, ठीक है, कितनी पावर की जरूरत है हमारे सिस्टम को, उतनी ही पावर जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर डालता है। एफिशिएंसी रेटिंग्स रेटेड एज 80 प्लस ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा, इंडिकेटिंग एनर्जी एफिशिएंसी। ये सब चीजें इसमें डाली जाती हैं ताकि ये इंडिकेट कर सके हमारी कितनी एनर्जी हमारी खपत हो रही है इसके अंदर, ठीक है जी। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपके सामने पहली पिक्चर इनपुट की, सेकंड पिक्चर आउटपुट की, जिसकी टाइप से कीबोर्ड, माउस, ये सब तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है, इनकी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, बस आप खाली इसको डिवाइस कर लो। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब क्या हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है हमारे, मॉनिटर, LED, प्रिंटर, इंकजेट, स्पीकर्स, ये सब क्या हमारी एग्जांपल्स है किसकी, आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट जो कंप्यूटर हमसे ले रहा है, और आउटपुट जो हमें प्रोवाइड करवा रहा है वापस आउटपुट के जरिए। कुछ भी टाइप कर रहे हैं वो हमारा इनपुट हो रहा है, और जो हमें स्क्रीन पे दिखेगा वो आउटपुट के जरिए दिखेगा, ठीक है जी। अब रेजोल्यूशन एंड DPI या डॉट्स पर इंच, इंपॉर्टेंट फॉर इमेज क्लैरिटी इन मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारा जो इमेज है वो बहुत क्लियरली दिखे मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, और प्रिंटर के ऊपर जो हमें अच्छी क्वालिटी का हमें पेपर प्रिंट होकर आए। नेक्स्ट है जी हमारा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब पहला सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे मैंने एक पिक्चर लगाई है, जिसमें एंड्रॉइड, विंडोज, iOS, ये लिनक्स और ये एप्पल का लोगो दिख रहा है। ये सब क्या है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को रन करने के टाइम पे हमें मिलते हैं। जैसे मान के चलो, अगर आप किसी कहते हैं Windows 7, Windows 10, Windows 11 ये पड़ी हुई है, ये क्या है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो कंप्यूटर को के अंदर हमें सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम उसको यूज कर सकें। जैसे आप कभी सैमसंग का फोन लेते हो, तो सैमसंग का फोन जब ऑन करो, पहले एक लोगो बन के आता है पावर ऑफ के बाद, सैमसंग, क्यों, क्योंकि वो उनका एक अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमें प्रोवाइड करता है, कॉलिंग का फीचर देता है, मैसेज करने का ऑप्शन देता है, एंड अदर्स ऑप्शन, ताकि हम और भी चीजें इसमें डाउनलोड कर सके, ठीक है। फिर पहला हमारा विंडोज आ गया, डोमिनेटिंग डोमिनेंट ओएस फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स विद एक्सटेंसिव एप्लीकेशन सपोर्ट। क्या बोल रहा है, पर्सनल कंप्यूटर में इसका यूज किया जाता है, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, बहुत सारी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हमें इसका विंडोज दी गई है।
नेक्स्ट हमारा है मैक ओएस। मैक ओएस यानी कि जो एप्पल वाले ना, एप्पल वालों का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नाम क्या दिया, मैक ओएस यानी कि मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इन इंटीग्रेशन विद अदर एप्पल प्रोडक्ट्स, ताकि हम दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स के साथ भी इंटरफेस कर सकें, यानी उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकें। जैसे आप देखिए ना कि जो मैकिनटोश जो मैकबुक होती है, वो आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। आईफोन के साथ में और आईपैड होंगे, उनके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए उसका एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, ताकि वो दूसरे इंटरफेसेस हैं उनके साथ भी कनेक्ट हो सके। एंड लास्ट वन हमारा लिनक्स है, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉपुलर इन सर्वर इन्वायरमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्लूड उबंटू, फिडोरा एंड सेंट ओएस। ये हमारे क्या है, लिनक्स की एग्जांपल्स है। लिनक्स यानी कि ये पेंगुइन दिख रही है, पेंगुइन। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फंक्शंस है इसके, पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडल शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, वह बहुत सारी चीजों को हैंडल करता है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी ऐसे मान के चलो कोई अगर बाहर से कोई हमारे कंप्यूटर में इंटरेक्ट करना चाहता है, कोई अदर कंप्यूटर हमारे पास हैकिंग के जरिए इंटरेक्ट करना चाहता है, उसको ये बचाता है, ठीक है। बचाता कैसे है, क्योंकि इसके अपने एक अंदर एक फायरवॉल दी गई है, इसकी अपनी एक फायरवॉल होती है, जो बाहर की जो इंटरेक्शन होती है उनको कंट्रोल करता है। और बहुत सारे प्रोसेस जैसे कि मल्टीटास्किंग हो गया, उसको परफॉर्म करता है ये। मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट्स मेमोरी स्पेस फॉर एप्लीकेशंस एंड डेटा। क्या करता है, मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है, ताकि हम एप्लीकेशन और डेटा को स्टोर करवा सकें। जैसे प्राइमरी मेमोरी रोम होगी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर हमारा डेटा जाके स्टोर हो जाता है। एंड डिवाइस मैनेजमेंट मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया ड्राइवर्स। जैसे हम प्रिंटर कनेक्ट, प्रिंटर के ड्राइवर्स हमारे पास पहले से इंस्टॉल नहीं होते कंप्यूटर के अंदर, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बहुत सारे टाइप्स के प्रिंटर्स हैं, एप्सन हो गया, एचपी का आ गया। एंड इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जो है प्रिंटर्स हैं हमारे पास मार्केट के अंदर, उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ड्राइवर्स दिए जाते हैं। ड्राइवर्स यानी कि एक इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसको आप इंस्टॉल करोगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद ही आप प्रिंटर से कम्युनिकेट कर सकते हो, यानी कि दूसरे जो बाहर के जो अदर डिवाइसेस हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमें ड्राइवर्स का इंस्टॉल करना पड़ता है। डिवाइस मैनेजमेंट ये कहता है, ठीक है जी। और ये आपसे हमने एग्जांपल आपसे दी हुई है विंडोज की, कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुंच गया आज हम, विंडोज 11 तक आ गया हम। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी आपने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर और चीजों को इंटरेक्ट करने के लिए, और चीजें के साथ बातचीत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये डेटाबेस कलेक्शन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कहा जाता है, जीमेल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, पीडीएफ रीडर हो गया, आउटलुक हो गया, गूगल ड्राइव, पेंट, ऑडासिटी। ये सब क्या हमारी एग्जांपल से किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिनके जरिए हम और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी चीज डाउनलोड करो, कोई भी चीज इंस्टॉल करो और उस पर जाके वर्क करो, ठीक है जी। जैसे कैटेगरीज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, सेपरेट शीट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट इसको कहा जाता है, डेटाबेस है, मैनेज डेटा विद एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है इसको, माई एसक्यूएल, ओरेकल इसकी एग्जांपल्स हैं। वेब ब्राउजर के लिए हमारे पास क्रोम दिया गया, फायरफॉक्स दिया गया, सफारी दिया गया। देन मीडिया सॉफ्टवेयर दिए गए, जैसे ऑडियो वीडियो के लिए एडिटिंग करने के लिए ऑडियो एडोब प्रीमियर, ऑडासिटी, ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनकी एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जो क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को बचाते हैं, ठीक है। सिस्टम के पास अपना एक फायरवॉल होती है, जो दूसरे बाहर के सिस्टम्स को हमारे पास कॉन्टेक्ट कंट्रोल करके रखती है। बट इंस्टेड ऑफ अपना फायरवॉल के जरिए बजाय, हमारे पास क्या है, जो एप्लीकेशन है उनने भी हमारे पास प्रोवाइड किया, क्या दिया, वो भी चीजें हमारे प्रोवाइड की गई हैं, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को बचा सकते हैं किसी भी दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए। इसके जैसे एंटीवायरस हो गया, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैलवेयर, एग्जांपल नॉर्टन, एम कैफे दिया गया है, ठीक है? ये सब क्या आपके सिस्टम के अंदर होता ही है, डाउनलोड करके देते हैं पहले कंपनी वाले। फिर डिस्क मैनेजमेंट टूल्स हो गए, मैनेज डिस्क पार्टीशन, क्लीन अप एंड ऑप्टिमाइजेशन, एग्जांपल डिस्क क्लीन अप, डिफ्रैगमेंटर, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गए, ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ बैकिंग अप डेटा, एग्जांपल एक्रोनिस, इज, ईवर्स, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जिनके जरिए हम कोड करते हैं, कोडिंग करके हम एक नई एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको बोलता है आईडीईज बोला जाता है। ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू प्रोग्रामिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोई भी एक नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई भी एक नई एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें आईडीई का यूज किया जाता है, ताकि हम कोड करके एक नई एप्लीकेशन जनरेट कर सकें। जैसे एग्जांपल है विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स, पाइचार्म। फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, पर्पस इसका
ट्रैक चेंजेस इन सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एग्जांपल गिट, एसवीएन। बोला कि इसके अलावा जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है ताकि अगर हम कोई भी कोड लिख रहे हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है? कोई अगर चेंजिंग करना हो, उसको कोई चेंज लाना हो, ठीक है? तो जैसे हम मान के चलो एक व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, उसमें मान के चलो एक फीचर डिसेबल है, उसको फिर से इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल है गिट एसवीएन। ठीक है जी, ये साथ में पिक्चर्स लगाई हुई है, आप पिक्चर्स को देख लेना। और लास्ट वन पार्ट हमारे पास आता है, हमारे पास नेटवर्किंग का, ठीक है? नेटवर्किंग की कंसर्ट टर्मिनोलॉजी बारे में बात करें हम। नेटवर्किंग देखिए, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, कितने टाइप के नेटवर्क हमारे पास, एक लैन, एक वैन, अभी दो और हैं, ठीक है? लैन, वैन, मैन और पैन, ठीक है? एम ए एन और पी ए एन, ठीक है? लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया टिपिकली विद इन ए बिल्डिंग। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट है, उसके अंदर जैसे हम वाईफाई का यूज करते हैं, ठीक है? वाईफाई यूज करते हैं हम, बड़े बड़े ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं, वो क्या होता है हमारे सिर्फ एक एरिया तक सीमित है, ठीक है? उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। देन हमारा आएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क आएगा, कवर्स ब्रॉडर एरियाज इंक्लूड द इंटरनेट, ठीक है? जैसे इंटरनेट का आप यूज कर रहे हो, जैसे टावर्स पे इंटरनेट लगा हो, आप कहीं भी किसी भी जगह चले जाओ, तो बड़े बड़े टावर्स हैं वो लगे हुए, हर जगह फैले हुए टावर्स, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो हमें हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम इंटरनेट यूज करें। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ा एरिया जो कवर करके रखा हुआ है। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं मैन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उन सिटीज के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा यूजर्स को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है जी? एक होता है पैन, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क पैन, वो क्या यूज होता है, वो यूज होता है हॉटस्पॉट, जैसे आप देते हो हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट एरिया नेटवर्क, यानी कि सिर्फ एक से दो लोगों के बीच में, जो दो से तीन चार लोगों के बीच में जो होता है सर, ठीक है? फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन से, पहले राउटर फिर स्विच है, अभी और भी है, बाकी और भी है, बट फिलहाल के लिए अभी आपसे दो ही आता है, रूटर डायरेक्ट डेटा बिटवीन नेटवर्क्स, जो हमें डायरेक्ट डेटा देता है नेटवर्क के बीच में। एंड स्विच कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए सिंगल नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क में कितने सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम स्विच, ठीक है जी? और सेकंड पार्ट है इसका सिक्योरिटी कंसेप्ट। सिक्योरिटी कंसेप्ट, अब नेटवर्किंग में भी हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा डेटा कोई चोरी ना कर ले, ठीक है? अगर हम डेटा हम शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, जैसे वाईफाई स्पॉट लेते हैं हम, अब हमारा डेटा भी तो उनके पास जा रहा है ना, ताकि उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अब सिक्योरिटी के कंसेप्ट दिए गए हैं। जैसे कई तरह के थ्रेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे मेलवेयर हो गया, फिशिंग हो गया। मेलवेयर क्या करता है, इसमें वायरसेस आते हैं, वर्म्स आते हैं, ट्रोजन्स आते हैं, वायरसेस, वर्म्स और ट्रोजन्स, ये एग्जांपल याद रखना आप, ठीक है? ये क्या हमारे मेलवेयर होते हैं, जो हमारे अंदर सिस्टम के अंदर आके हमारे डेटा को हार्म करते हैं, लीड कर सकते हैं ये चीज़ों को, ठीक है? जैसे हैकर्स हो गए, वो बैठे हुए पीछे, वो इन चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर ताकि हम उनके डेटा के अंदर एंटर करके देख सकें वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फिशिंग हो गया, अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय डिसगाइजिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी। फिशिंग हो गया कि आपके मोबाइल से या आपके साथ, जैसे मान लो एक आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो दोस्त आपसे सारी बातें निकलवा लेता है कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, आप किससे बातचीत कर रहे हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है। एक हो गया ऐसे ट्रस्टवर्दी, यानी कि आप उसपे विश्वास करके आप उसको चीज़ें बता रहे हो, वही होता है हमारा क्या, फिशिंग। प्रिवेंशन क्या है इसके, फायरवॉल्स, मैंने बताया ना फायरवॉल होती है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ऐसी फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में दी गई है, जो क्या करती है, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा, उसको मॉनिटर करता रहता है, देखता रहता है और कंट्रोल करके रखता है कि कौन सा डेटा हमारे पास आ रहा है, कौन सा डेटा हमारे पास जा रहा है, उसको कंट्रोल करके रखता है। और एन्क्रिप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रोटेक्ट डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इंटू अ सिक्योर फॉर्मेट, ताकि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सकें, बचा के रखें और उसको एक अलग से अलग ही टाइप में स्टोर कर सकें ताकि हम अपने डेटा को बचा सकें। जैसे ये बताया नेटवर्क सिक्योरिटी मॉडल दिया हुआ आपके पास, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा डेटा लिया जहाँ पे एन्क्रिप्शन का मोड दिया गया है। ठीक है जी? और इसके बाद है हमारे पास एनर्जिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो अभी उभर के आ रही हैं, अभी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी यूज़ में लाई जा रही हैं ताकि और भी चेंजेस हम कर सकें हमारे इसी फील्ड के अंदर, इसी कंप्यूटर कंसेप्ट्स के अंदर। पहली है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग, जो हमें डेटा प्रोवाइड करवाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करती है, हमें हमारे पास एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे वास्ट डेटा हमारे पास, उसको एक जगह पे स्टोर करवा सकें। जैसे आजकल हर एक कंपनी क्या कर रही है, अपना-अपना क्लाउड सिस्टम प्रोवाइड करा रही है। जैसे अमेज़न, एडब्ल्यूएस, अमेज़न वेब सर्विसेज़ होगी, ठीक है? उसके बाद बात की जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओएस अपना क्लाउड दे रहा है अपना, या आईफ़ोन अपना क्लाउड दे रहा है कि भाई आप हमारा डेटा यूज़ करो, आपके डेटा को हम सिक्योर करके रखेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा डेटा अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो आप हमारी सर्विस यूज़ करो। जैसे आपके पास फ़ोन के अंदर सिर्फ 128 जीबी की स्टोरेज है और आप चाहते हो कि आप अपनी एक्सटेंड कर सको, ताकि बहुत सारा डेटा आप स्टोर करवा सको अपने आईफ़ोन के अंदर या अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सर्विस लेनी पड़ती है, उसको बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। डिलीवर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट अलोइंग फॉर स्केलेबिलिटी एंड रिमोट एक्सेस, यानी कि हम उसको यूज भी कर सकें और उसको बचा कर भी सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, स्टिमुलेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन्स पार्टिकुलरली कंप्यूटर सिस्टम्स। और हमारे ब्रेन, जैसे हमारा इंसानी दिमाग सोच सकता है, उसी दिमाग की सोच के ऊपर हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ब्रेन बना रहे हैं वैसा ही चिप्स के जरिए, ताकि वो हर एक चीज को नोट रीड कर सके। ठीक है। उसके बाद बात करें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, आईओटी जिसको बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट इनेबलिंग डाटा कलेक्शन एंड एक्सचेंज। इसकी एग्जांपल मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ। आजकल आपने देखे होंगे पंखे, ओरिएंट के पंखे आ रहे हैं, हैवेल्स के पंखे आ रहे हैं, एक ही बार आप बस फोन से कंट्रोल कर रहे हो उसको। कैसे कंट्रोल कर रहे हो? एक वाईफाई के जरिए। किसके जरिए? वाईफाई के जरिए। आपने अपने कनेक्ट कर लिया अपने फोन के साथ। अब अपने फोन से आपने स्विच ऑन किया तो पंखा ऑन हो गया, स्विच ऑफ किया तो पंखा ऑफ हो गया। उसी तरह से लाइट्स आ रही हैं। ठीक है। उसको बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसी तर्ज के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, 4 क्वेश्चन लिए, आप देख लें। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग ए यूजर इंटरफेस, कंपाइलिंग प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशंस। तो इसका एग्जांपल क्या है? कंपाइलिंग प्रोग्राम्स। ठीक है। कौन सा वाला जो फंक्शन है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। ठीक है। तो हार्डवेयर रिसोर्स को कंट्रोल कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा। यूजर इंटरफेस कौन देगा? क्योंकि यूजर जो है आसानी से उसके अंदर डायरेक्टली इंटरफेस यानी कि काम कर सके। ठीक है। फिर कंपाइलिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम की बात आएगी। यहाँ प्रोग्राम्स को कंपाइल करने की बात हो रही है। ठीक है। यानी कि जो हम कोड कर रहे हैं, सोर्स कोड कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या किया? कंपाइलिंग प्रोग्राम्स। ये तो है ही नहीं हमारा, ये तो हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आता ही नहीं। ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा कंपाइलिंग प्रोग्राम्स, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नहीं आता। अब एसएसडी मैंने बताया था सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉरी, डिस्क डिस्क बोल रहे ड्राइव बोल रहे, जो भी बोलो, डिस्क ड्राइव एक ही बात है। ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, सॉलिड स्टेट डिस्क लिखा है यहाँ पर, कहीं जगह पे ड्राइव ही लिखा होगा। आपको डरना नहीं है, ड्राइव अगर लिखा हो तो ड्राइव कर लेना। ठीक है। लेकिन अगर डिस्क को ड्राइव में से चुनना होगा, अगर सॉलिड स्टेट डिस्क भी है और सॉलिड स्टेट ड्राइव दिया हुआ है, आपने सिंपली सॉलिड स्टेट स्टेट डिस्क को टिक कर लेना है। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको ड्राइव दिया है तो फिर ड्राइव को करना। नेक्स्ट हमारा विच फाइल सिस्टम इज नॉट कंपेटिबल विद लार्ज फाइल्स ओवर 4 GB। आइए मैंने आपको बताया था FAT32, जो सिर्फ जिसकी लिमिट कितनी है? सिर्फ 4 GB की है। आपने उसको टिक कर लेना। ठीक है जी। एंड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए राउटर इन ए नेटवर्क? उसका क्या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है राउटर का? तो वो कनेक्ट करे डिफरेंट नेटवर्क्स को एंड गेट डेटा ट्रैफिक को। थैंक यू सो मच। एंड तैयारी अच्छे से करिए आप।